इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 8 इतिहास। दूसरा पाठ है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इसका हम भाग 3 पढ़ रहे हैं। सर्वोच्चता का दावा, कंपनी कैसे करती थी सर्वोच्चता का दावा, इसके बारे में हम जानेंगे। अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो और शेयर जरूर करना। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। जो लोग हमारे में शामिल नहीं होंगे उस पर हम हमला कर देंगे। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता के एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, मतलब उसकी सत्ता सही है, उसी का है। गजब यार, दूसरे के देश में आकर बोल रहे हो कि ये सब मेरा है। ऐसा हो सकता है क्या भला? इसलिए वह भारतीय राजाओं के ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में भी अंग्रेजों के नीति में दिखाई देती रही और ये बाद में भी अंग्रेजों के नीति में दिखाई देती रही है हमेशा के लिए। उसके बाद देखते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली, और जो बिना रोके टोके नहीं चलती है वैसे ही बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए, जब अंग्रेजों ने कितूर, मतलब फिलहाल कर्नाटक है, कितूर राज, मतलब आज उसको कर्नाटक के नाम से जानते हैं, उसमें थी, देखो नीचे एक फोटो दिया गया है, कितूर रानी चेन्नम्मा की स्मृति में बनाई गई ये मूर्ति। ये कितूर की महारानी थी, रानी थी चेन्नम्मा। चेन्नम्मा से लोग बहुत डरते थे। कितूर के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1884 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई, और उनकी मृत्यु जेल में ही हो गई थी। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायनर ने यह प्रतिरोध जारी किया। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में पढ़ेंगे। इसमें रानी लक्ष्मीबाई से लेकर बहुत सारे क्रांतिकारी के बारे में बताया गया है। केवल अंग्रेज के बारे में ही नहीं, यहाँ के राजा महाराजा के बारे में नहीं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो 19वीं सदी में भी आए थे, कांग्रेस वगैरह, इन सब के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले। ये डर तो उन लोग को था कि रूस वाली कंपनी आकर कब्जा नहीं कर ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब तक पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, और इसी डर के कारण वह पश्चिम भारत में भी अपना नियंत्रण चाहते थे कि हो जाए। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच, 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया, और वहां पे कंपनी अपना सत्ता स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। सिंध हिंदुस्तान का भाग था। इसके बाद पंजाब की बारी थी, और सिंध पंजाब के बगल में ही है, पंजाब में ही समझ लो आज है। यहाँ महाराजा रंजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी
और ये पंजाब में ही सिंधु घाटी के करीब में सिंध राज्य था। और वहां के जो महाराजा थे रंजीत सिंह, वो तो एकदम परमवीर, दाल किसी की गलने नहीं दी, किसी को राज स्थापित करने नहीं दिया। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाई हुई और आखिरकार 1839 में 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया और अधिग्रहण कर लिया था पंजाब को भी 1849 में। विलियम नीति, अब देखते हैं विलियम नीति के बारे में। ये चित्र किसका है? महाराजा रंजीत सिंह का दरबार। ये महाराजा रंजीत सिंह का दरबार है। देखो किस तरह आसन पर बैठे हुए हैं, बाकी मुलाजिम नीचे हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं। जो मंत्री, मुख्यमंत्री, रानी तो नहीं दिख रही है, नहीं रानी दिख रही है बगल में, वो भी कुर्सी पर बैठी हुई है, सिंहासन। उसके बगल में कहीं राजकुमार हो सकते हैं वो। चित्र से तो लड़की दिख रहा है, लो चित्र से तो लाल वाली लड़की दिख रही है, लेकिन पता नहीं आगे। विलियम नीति, अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। और लॉर्ड डलहौजी था, वो नया नया तरीका अपनाते रहता था। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलियम नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। ये कोई बात है? हमारे घर में जो भी है वो शासन करेगा, लेकिन वो उनको मानना ही नहीं था। जिसका पुत्र पुत्री नहीं है उसका शासन खत्म। वो भी लड़की नहीं, पुरुष में है, पुरुष वारिस चाहिए उस सबको। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें, जैसे में सतारा रियासत 1848, संबलपुर रियासत 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 और झांसी 1854 अंग्रेजों के हाथ में चली गई। ये है संबलपुर के वीर सुरेंद्र साय का चित्र। ये सुरेंद्र साय का चित्र है, यह भी बहुत जाबाज थे। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। अवध आज अयोध्या, प्रयागराज, वो सब अवध में आता था, जिसको कंपनी कब्जे में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध को जनता को नवाब के कुशासन से आजाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। वो बोले कि अवध में जो नवाब है उनके वजह कुशासन से यहाँ की जनता हाल बेहाल है, इसलिए हम इस पे कब्जा करना चाहते हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। और 1857 में जो महान विद्रोह हुआ था उसमें अवध के लोग भी शामिल हो गए। गतिविधि ये आप पढ़ लो। ये देखो, इसमें जो पीला है ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र, यह ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्र था। बनारस, कलकत्ता, हैदराबाद के बगल में मैसूर, मद्रास, ये सब अधीन था। क्षेत्र जो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थे। और कब ब्रिटिश शासन के अधीन में नहीं थे? 1797 में। ये 1797 का है। ये 1840 का चित्र है। देखो कितना जल्दी कितना पर काबू किए थे। ये सब पर काबू नहीं था, लाहौर तक पहुंच गए थे। दिल्ली पर, लखनऊ, काठमांडू तक गए थे, लेकिन राजधानी तक नहीं गए। बनारस, कलकत्ता, हैदराबाद, मैसूर, मद्रास, गोवा में नहीं, बंबई, गोवा में भी उनका राज था। गोवा में ऐसे ये लोग रहते थे ना, पुर्तगाली लोग रहते थे। और ये चित्र है 1857 में।
1857 में देखो कहां तक राज हुआ। लाहौर, दिल्ली, काठमांडू, लखनऊ, बनारस, कलकत्ता, ये बदौरा बचा हुआ था क्योंकि वहां पर गुजराती लोग, राजस्थानी लोग बहुत शक्तिशाली थे। अब बदौरा भी आता है आपको मध्य प्रदेश में नहीं, गुजरात में ही आता है, अभी भी गुजरात में ही आता है बदौरा। बड़ोदरा, बड़ोदरा, बड़ौदा है। अब पुणे, ये सब अंग्रेजों के गुलाम, अंग्रेजों के अंदर में ही आते थे। नए शासन की स्थापना किस तरह हुई? यहाँ पे देखो, काजी मतलब एक न्यायाधीश, मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानून की व्याख्या करता है, मतलब वकील, मुफ्ती। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाते हैं। महाभियोग, महाभियोग जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स से किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है, वहां पे जो कॉमन्स हॉल है वहां से, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स, संसद का ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है। इसे महाभियोग कहा जाता है। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, जो उस समय थे, कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। 1773 से 1785 तक, 1773 से 1785, 1773 से 1785 उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने की अहम भूमिका अदा की थी। वारेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी ने केवल बंगाल बल्कि बंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इलाकों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी था, बंगाल, मद्रास और बंबई। यहां से ही शासनकाल चलता था। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था, जिस तरह राज्य का अलग अलग चीफ मिनिस्टर है उसी तरह। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था, उसमें गवर्नर होगा, ठीक है, और इसमें गवर्नर जनरल, सारे गवर्नरों का हेड, तो गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग्स ने इस प्रशासकीय सुधार किए, मतलब कई प्रशासकीय सुधार किए, कुछ बदले, नया नया फॉर्मूला लाया, लोगों को किस तरह कुचलना है, दबाना है। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे, और न्याय के तौर पे जो वो सुधार किया वो थोड़ा उल्लेखनीय है, सुनने योग्य भी है। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, 2 अदालतें बनेंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालत के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी तक काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी। अब एक जो था दीवानी, पहला कौन था? फौजदारी का फैसला कलेक्टर करेगा, मतलब डीएम, और दीवानी का फैसला करेगा जज और वकील मिलकर। मुफ्ती के ही अंतर्गत आती थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे, और सब कोई कलेक्टर के निगरानी में ही काम करता है। आज का तो कोर्ट अलग है, आज सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा वही सिविल कोर्ट करेगा, कलेक्टर वगैरह से कुछ लेने देने का नहीं है। आज कलेक्टर वाला अलग, फौजदारी अदालत अलग, और दीवानी अदालत आज भी अलग है। फौजदारी अदालत को आज भी डीएम संभालता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और दीवानी अदालत को आज भी जज संभालता है।
ये देखो, ये ऐसा होता था उस समय का दृश्य। लोग चारों तरफ से बैठते हैं, यहाँ पर ही महाभियोग होता था। महाभियोग मतलब दलील दिया जाता था, दलीलें होती थी। जब वारेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड ब्रिक ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप लगा दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 7 साल चला। अब एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए अपनी जान लगा दो, फिर वहां पर आपकी हर कर्म कर दिया जाए। बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग व्याख्याओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। अब ये बहुत ज्यादा दिक्कत था उस समय, जो हर काम को अलग अलग कर दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, इस विभिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया था कि आप एक संकलन तैयार करो 11 पंडितों को। एनबी हालहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजाम अदालत की भी स्थापना की गई थी। अपीलीय अदालत जहां पे आप अपना अपील दर्ज करा सकते हैं। सदर निजाम अदालत जो मुसलमानों के लिए हुआ करता था, उसकी भी स्थापना हुई थी वहां पे। ठीक है, भारतीय जिले के कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था, मतलब भारत के जिला कलेक्टर जो था वो सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना था तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका काम, कलेक्टर का काम। उसका कार्यकाल कलेक्ट्रेट सत्ता का संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, और एक सत्ता का जो संरक्षण था वो एक नया केंद्र बन गया था वहां पे, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। मतलब पुराने जो भी सत्ता केंद्र था उसको एक हंसने योग्य बना दिया, हाशिए पर ढकेल दिया कि लोग उसका मजाक उड़ा सके। कंपनी की फौज, कलेक्टर के बारे में तो जान गए, कंपनी की फौज के बारे में जान लो। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, सवार मतलब घोड़े पर चलने वाले, और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों मतलब घुड़सवारों का दबदबा रहता था, और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी, क्योंकि घुड़सवार ही उस समय ज्यादा हुआ करते थे। ग्रामीण इलाकों में शास्त्रीय किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे, और जो स्थानीय जमींदार थे वो मुगल सैनिक को कभी भी अगर जरूरत पड़ती थी तो वहां के स्थानीय जो जमींदार थे वो सैनिक अपना भेज देते थे। 18वीं शताब्दी में जब अवध और बनारस जैसे रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपोए, जो भारतीय शब्द सिपाही से ही बना है, आर्मी कहते हैं।
सिपाही आर्मी, आज उसको आर्मी कहते हैं। तो आर्मी की भर्ती चालू कर दी। कब से चालू की थी? 1820 के पहले। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होने लगी। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, और तीनों देश में लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट मतलब तोरेदार बंदूक, तोरो गोली भरो मारो, तोरो गोली भरो मारो, तोरो गोली भरो मारो, जिस तरह आप RRR मूवीज में देख सकते हैं आज के समय में। ठीक है, जो मौचलों से लैस होते थे। कंपनी के सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था, और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। और पैदल टुकड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण होती थी क्योंकि घोड़े के जगह पर मोटरसाइकिल आ गए थे। उस समय राजदूत हुआ करता था मोटरसाइकिल, उस पर लोग सवार होकर मारने पीटने लगे, रॉयल एनफील्ड जैसा। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे, अंग्रेज 19वीं सदी आते आते। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा, और उन्हें प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन भी सिखाना चालू हो गया। अब उनका जीवन पहले से भी ज्यादा नियंत्रित था। ये चित्र देखो, ये चित्र किसका है? कंपनी के लिए काम करने वाला बंगाल का एक सवार, एक अज्ञात भारतीय चित्रकार द्वारा बनाया गया चित्र। मराठों और मैसूर के साथ हुए युद्धों के बाद कंपनी को अपनी घुड़सवार टुकड़ियों को मजबूत करने की अहमियत समझ में आने लगी। अंग्रेज सिपाही है। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते थे। और कहीं सेना को खड़ा करे तो वहां पर समुदाय की जो भावना थी उसको नजरअंदाज, जाति की नजरअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? ये होता है, हर सिपाही का होना चाहिए कि तुम जिस रेजिडेंट में हो, जो तुम्हारा फौजी टुकड़ी है, तुम उसके हो, ना ही तुम्हारा कोई जाति है, ना ही कोई तुम्हारा धर्म है। तुम हिंदुस्तान के सेना हो तो तुम हिंदुस्तानी हो, बाकी कुछ नहीं। सिपाही क्या महसूस करते थे, ये जानना भी जरूरी है। अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन हैं, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, और जो उनका एहसास था, जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की ही दुनिया की झलक दिखाती है। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे कि किस तरह सिपाहियों का विद्रोह हुआ था। हम खाना नहीं खाएंगे क्योंकि खाना जानवरों के खाने लायक नहीं थी, इसलिए। और दूसरी बात थी कि बंदूक के ऊपर सूअर और गाय का चर्बी का लेप लगाया जाता था, इसलिए आतंकी और बढ़ गए। निष्कर्ष, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी के शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लगता था,
भाप से चलने वाले जहाजों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। जो 6 से 8 महीना लगता था उसको 3 सप्ताह में ही पूरा कर लिया जाता था, नई मशीनें आ जाने की वजह से। इसके बाद तो ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे और ये लोग भारत में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीपों के 63% 63% भूभाग पर 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के विशेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का प्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी और पूरे भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने नेतृत्व में ले चुकी थी, नियंत्रण में रखा था पूरे हिंदुस्तान को। दक्षिण अफ्रीका के दास व्यापार, अब किस तरह गुलाम व्यापार हुआ करते थे ये भी जान लो। डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। जल्द ही दास व्यापार शुरू हो गया। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में बेचा जाने लगा। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिण सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,784 थी। 1824 में कैप आने वाले एक यात्री ने वहां होने वाली नीलामी का आंखों देखे ब्यौरा प्रस्तुत किया। फोटो भी बना दिया गया है, देख लो। यह मालूम होने पर कि पशुओं और कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है, हमने अपनी गाड़ी नए बैल खरीदने के लिए रोक ली। नीलामी के माल में एक स्त्री दास और उसके 3 बच्चे थे। स्त्री और उसके 3 बच्चे। किसानों ने पशुओं के शासन समान ही उन्हें परखा। इस इंसानों ने एक जानवर के समान ही लोगों को मानते थे। उन्हें अलग अलग खरीदारों को बेच दिया गया। मां ने चिंता, वेदना और आंसू भरी आंखों से बच्चों की तरफ देखा। दुखी बच्चे व्याकुल माँ बाप से लिपट गए। यह दृश्य दिल से पिघलाने वाला था। यह दृश्य दिल को पिघलाने वाला था। इसके विपरीत मौजूद दर्शकों के चेहरे हंसते हुए एवं असंवेदनशील थे और वहां के जो बेचने वाले थे, जो वहां के दर्शक थे, वो हंस रहे थे और उनका शकल पे जो चेहरा पर जो भी उनके उस समय प्रमुख दिखता था, कुछ असंवेदनशील था और कुछ लोग हंस रहे थे। यहाँ पर यह पाठ खत्म होता है, लेकिन इसको क्वेश्चन आंसर में बता देता हूं। फिर से याद करें, निम्नलिखित के जोड़ बनाएं। दीवानी, अब दीवानी वाला गाना मत गाने लगना। दीवानी मतलब बताओ जल्दी से। दीवानी मतलब शेर मैसूर टीपू सुल्तान। फौजदारी अदालत, फौजदारी अदालत तो फौजदारी अदालत हो जाएगा। रानी चेन्मा कहाँ की थी? रानी चेन्मा कहाँ की थी? कहाँ की थी? बोलो जल्दी बोलो। कित्तूर की थी, ठीक है। सिपाही, सिपोए। वारेन हेस्टिंग्स, जिसके भू राजस्व वसूली अधिकार यही होगा, ठीक है। नहीं, वो दीवानी में जाएगा। और नेतृत्व किया, और ये जो है वारेन हेस्टिंग, ये नेतृत्व किया था, तो नीचे आ जाएगा सबसे नीचे। इसको भरना है फिल इन द ब्लैंक्स को। बंगाल पर अंग्रेजों की जीत डैश की जंग से स्थापित हुई। और बंगाल में कब हुआ? सिराजुद्दौला जब मारा गया था तब हुआ। लेकिन उनकी अंग्रेजों की जीत कब हुई? जब वो वहां के दीवान बन गए। हैदर अली और टीपू सुल्तान डैश के शासक थे। कहाँ के थे? मैसूर के थे। सही या गलत? मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में
मजबूत होता गया। गलत। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। सही। यूरोप का एक ही कंपनी था ये। महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के राजा थे। सही बात है। अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए। गलत है, बहुत सारे बदलाव किए थे। और ये क्वेश्चन आंसर है, यूरोपीय व्यापारी कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी। ठीक है। बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे। दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा पहुंचा। ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी। 8 नंबर है, सब्सिडरी अलायंस मतलब सहायक संधि। यही आज सब्सिडरी आज सब्सिडी हो गया है। सहायक संधि कि आप इतना दो, हम आपको इतना आपको सब्सिडी देंगे। आज सब्सिडी सब में बंद है। सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या करें। कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था। 10 नंबर, कंपनी के सेना के संरचना में आए बदलावों का वर्णन करें। कंपनी की संरचना किस तरह बदलाव हुआ था, इसके बारे में वर्णन करें। 11 नंबर, बंगाल में अंग्रेजों की जीत के बाद कलकत्ता एक छोटे से गांव से बड़े शहर में तब्दील हो गया। औपनिवेशिक काल के दौरान शहर की यूरोपीय और भारतीय निवासियों की संस्कृति, शिल्प और जीवन के बारे में पता लगाएं। इसके बारे में लिखो। 12 नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक के बारे में तस्वीरें, कहानियां, कविताएं और जानकारियां इकट्ठा करें। झांसी की रानी, महादजी सिंधिया, हैदर अली, महाराणा रंजीत सिंह, इसको महाराजा रंजीत सिंह, लॉर्ड डलहौजी, या आपके इलाके का कोई पुराना शासक। तो हिंदुस्तान का कोई पुराना शासक था तो कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप लिख डालो। यहाँ पे ये पाठ खत्म होता है। फिर मिलते हैं अगले भाग में। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।